गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है पेडियाट्रिक में वो है रिस्पंग डिजीज। रिस्पंग डिजीज बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में। ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कंजेनाइटल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में होता क्या है, ड्यूरिंग द gestation period ड्यूरिंग द gestation period जब बच्चा पल रहा होता है उस टाइम पे some part of intestine does not receive the ganglionic nerve fiber। देखिए रिस्पंग डिजीज ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड जब बच्चा पल रहा होता है उस टाइम पे जो उसकी इंटेस्टाइन है उसका कुछ पार्ट, जैसे ये बच्चे की इंटेस्टाइन है, इसका कुछ पार्ट जो है वो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर नहीं प्राप्त करता है। गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जैसे इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें नर्व फाइबर होती है, नर्व फाइबर्स होती है जो क्या करती है, गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होती है इसमें। ये क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कोज करती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, वह मूवमेंट जो फूड को आगे धकेलता है। जब इंटेस्टाइन में फूड है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो आगे बढ़ता है। तो अब जब गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एब्सेंट होगी उस पार्ट में, जैसे इस पार्ट में एब्सेंट है तो यहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, यहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। ड्यू टू दिस द पेरिस्टालसिस मूवमेंट does not occur in this aganglionic part and ganglionic part। यानी जो ये aganglionic पार्ट है इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। जैसे पूरा पार्ट है इसमें गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं और कुछ पार्ट जब बच्चा पल रहा था उस समय मां के मुंह में, उस समय क्या हुआ कि ये कुछ पार्ट है वो रह गया, उसके अंदर जो नर्व फाइबर्स की एंडिंग है वो नहीं पहुंच पाई, उसकी वजह से इस पार्ट के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। अब जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो इस पार्ट है जहां से स्टार्ट है उससे पहले जो फूड है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फूड है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से ये पार्ट एक मेगा कोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा। मेगा कोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से फूड इस पार्ट से पहले ही कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक मेगा कोलन बना लेगा, मेगा कोलन बना लेगा। The food is collected before the या फिर proximal then a ganglionic part and become megacolon, मेगा कोलन बना लेगा, मेगा कोलन बना लेगा। इसलिए इस डिसऑर्डर को बोलते हैं आल्सो नोन एज रिस्पंग डिजीज को आल्सो नोन एज एगैंग्लियोनिक मेगा कोलन।
एगेंग्लियोनिक मेगा कोलन। तो हमने बात की कि कुछ पार्ट जो है ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड, कुछ जो पार्ट है उसके अंदर नर्वा एंडिंग नहीं पहुंच पाती है, उसकी वजह से वहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो फूड है वो उस पार्ट से पहले इकट्ठा होकर एक मेगा कोलन बना लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं एगेंग्लियोनिक मेगा कोलन, एगेंग्लियोनिक मेगा कोलन। अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग कि अगर किसी बच्चे को ये हुआ है जन्म तो हमें कैसे पता चलेगा। तो नियोनेट की बात करते हैं, 0 से लेकर 28 डेज तक का जो बेबी होता है नियोनेट, तो उसमें होता क्या है, नियोनेट में हमें देखने को मिलेगा फेलियर टू पास मेकोनियम, फेलियर टू पास मेकोनियम, यानी ये डिजीज हो जाएगी बच्चे के अंदर। तो बच्चा जो मेकोनियम होता है फर्स्ट स्टूल, यानी बच्चे के जन्म के बाद में जो बच्चा पहला स्टूल जो पास आउट करता है उसको बोलते हैं मेकोनियम, और इस डिसऑर्डर की वजह से वो बच्चा है वो मेकोनियम को पास आउट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा पुअर फीडिंग, यानी बच्चा है वो फीड कम कर रहा है, और पुअर सकिंग आपको देखने को मिलेगी, उसमें सकिंग कम देखने को मिलेगी बच्चे में। इसके अलावा पुअर फीडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन आपको देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे असेसमेंट फाइंडिंग की, असेसमेंट फाइंडिंग की। तो हमने देखा कि जो बच्चा है रिस्क डिजीज की वजह से फेलियर टू पास मेकोनियम, अपना जो फर्स्ट स्टूल है वो आसानी से पास आउट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पुअर फीडिंग एंड पुअर सकिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में तनाव और पेन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, ये तो नियोनेट में हो गया। इसके अलावा बात करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा पुअर वेट गेन, पुअर वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखने को मिलेगा रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल, यानी जो बच्चा है वो हार्ड स्टूल पास आउट करेगा, हार्ड स्टूल पास आउट करेगा, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और उसके बाद में आफ्टर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा डायरिया। इस पेशेंट में पहले कॉन्स्टिपेशन कब्जी होगी, उसके बाद में डायरिया, दस्त लगने लगेगी उसको। इसके अलावा इसमें एक साइन देखने को मिलता है ब्लास्ट साइन, ब्लास्ट साइन कंपटीशन में एग्जाम जो होती है उनमें पूछा जाता है नॉर्मली कि ब्लास्ट साइन कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होता है। तो ब्लास्ट साइन प्रेजेंट होता है हेरिस्ट्रंग डिजीज में आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं असेसमेंट फाइंडिंग। हमने बात की नियोनेट की, नियोनेट की। तो नियोनेट में देखते हैं फेलियर टू पास मेकोनियम, बच्चा जो है वो स्कूल पास आउट नहीं कर पाता है। इसके अलावा पुअर फीडिंग, कम दूध पी रहा है, पुअर सकिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में तनाव और दर्द आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओल्डर चिल्ड्रन की हमने बात की तो उसके अंदर पुअर वेट गेन, यानी बच्चे का जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा रिबन लाइक स्टूल, यानी जो बच्चा है वो हार्ड स्टूल पास आउट करेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन आफ्टर डायरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लास्ट साइन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। कि हम बच्चे में डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये डिसऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहले होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अलावा होता है रेक्टल बायोप्सी।
फिजिकल एग्जामिनेशन आप जानते होंगे, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, रेक्टल बायोप्सी क्या होता है। जैसे ये हमारे इंटेस्टाइन है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और इस जो हमने टुकड़ा लिया है उसके अंदर एक सैंपल लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि उस पार्ट के अंदर गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। यानी एक टुकड़ा ले लेते हैं रेक्टल वाले पार्ट से, रेक्टल बायोप्सी में एक टुकड़ा ले लेते हैं इसके अंदर इंटेस्टाइन से और देखते हैं कि उसके अंदर जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो उसको कौन सी डिजीज है, रिस्पन डिजीज है। अब बात करते हैं लोकेशन कि मोस्टली कहां पे लोकेट होता है, कहां पर मिलता है। ये मोस्टली जो लोकेशन होगी रिस्पन डिजीज मोस्टली लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं रेक्टो सिग्मोइडो कोलन। रेक्टो सिग्मोइडो जो कोलन है वहां पर मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट की, बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर। मेडिकल के अंदर जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द कम करने की टैबलेट्स उसको दे दी, सिम्टोमेटिक। इसके अलावा इसमें देते हैं स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं जिसकी वजह से स्टूल है वो इजीली पास हो जाता है। इसके अलावा करते हैं बावल इरिगेशन, जो हमारी बावल है इंटेस्टाइन है उसको इरिगेट वॉश आउट करते हैं, बावल इरिगेशन। और करते किससे हैं, एनएस नॉर्मल सलाइन से हम उसको वॉश आउट करते हैं, बावल इरिगेशन। तो हमने बात की लोकेशन जो रेक्टो सिग्मोइडो कोलन जो है वहां पर मोस्टली प्रेजेंट होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को सिम्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर जो स्टूल को सॉफ्ट करती है वो ड्रग दी जाती है। इसके अलावा बावल जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको इरिगेट किया जाता है, साफ किया जाता है किससे, एनएस नॉर्मल सलाइन से। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, टू स्टेज सर्जरी करते हैं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले करते हैं कोलोस्टोमी। सबसे पहले जो पार्ट है मेगा कोलन वाला वहां पर कोलोस्टोमी करते हैं ताकि उस पार्ट को थोड़ा रिलीफ मिल सके। उसके बाद में क्या करते हैं, कट द गैंग्लियोनिक पार्ट एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। यानी करते क्या है इसमें, सबसे पहले कोलोस्टोमी करेंगे, जैसे ये मैंने बताया तो यहाँ पर कोलोस्टोमी करेंगे ताकि इसको रिलीफ मिल सके। इसके बाद में जो अपना एक गैंग्लियोनिक पार्ट है, जैसे ये वाला एक गैंग्लियोनिक पार्ट है तो उसको कट कर देते हैं, हटा देंगे और इसके बाद जो गैंग्लियोनिक वाला पार्ट रह गया उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यानी जो एक गैंग्लियोनिक वाला पार्ट था, ये जैसे एक गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है इसको कट कर देंगे, कट कर दिया, हटा दिया और इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दिया। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि हमने सर्जरी कर दी तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है।
तो हमें जो स्टोमा बनाया है कोलोस्टोमी की है, तो हमें उस स्टोमा की केयर करनी है। नॉर्मली जो स्टोमा होता है वो पिंक एंड मॉइस्ट होता है, पिंक एंड मॉइस्ट, पिंक एंड मॉइस्ट। अगर वो हमें ड्राई दिख रहा है, अगर वो स्टोमा है वो ड्राई दिख रहा है तो मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। अगर ड्राई दिख रहा है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है। इसके अलावा डार्क रेड है, डार्क रेड है तो ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लीडिंग हुई है। ब्लू कलर है तो मतलब साइनोसिस है, पेशेंट को साइनोसिस हुआ है। इसके अलावा पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट का मतलब होता है पस, पस निकल रही है। जो स्टोमा आपने बनाया वहां पर पस आपको दिखाई दे रही है, मतलब इंफेक्शन हुआ है उस पेशेंट को। तो हमने बात की नर्सिंग मैनेजमेंट में, हम देखते हैं स्टोमा की केयर हमें करनी है। हम देखते हैं नॉर्मली स्टोमा होता है वो पिंक एंड मॉइस्ट होता है। इसके अलावा अगर ड्राई दिख रहा है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन, डार्क रेड है तो ब्लीडिंग हुई है, ब्लू है तो साइनोसिस है। इसके अलावा पुरुलेंट डिस्चार्ज, अगर पस निकल रहा है तो इन्फेक्शन उसको हुआ है। तो हमने पढ़ा है डिसऑर्डर में कि हिर्शबर्ग डिजीज जो होती है वो बच्चों में होती है जिनके अंदर जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर नर्वस फाइबर नहीं पहुंच पाते हैं या नर्व फाइबर रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो उससे पहले का पार्ट है वो मेगाकोलन हो जाता है। इसलिए इस डिजीज को बोलते हैं एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। हमने इसके असेसमेंट फाइंडिंग की बात की, जिसमें हमने देखा नियोनेट जिसमें मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाता है। ओल्डर चिल्ड्रन में हमने देखा कि रिबन लाइक स्टूल पास आउट करता है, ब्लास्ट साइन आपको देखने को मिलता है। हमने मैनेजमेंट की बात की तो हमने देखा कि मोस्टली जो मैनेजमेंट होगा वो सिम्टोमेटिक होगा, सिम्टम के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने आपको बताया कि कोलोस्टोमी करेंगे और जो वाला एगैंग्लियोनिक वाला पार्ट है उसको कट आउट करके और जो गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है उसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो ये आपका डिजीज कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।